डिमांड चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बहुत बड़ा टॉपिक, ये भी नहीं कि डिमांड मांग क्या, डिमांड है कि मांग का अर्थ पढ़ लिया समझ लिया हो गया। बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अर्थ है, इसके मांग फलन है, मांग में परिवर्तन है, मांग के प्रकार है, मांग का नियम है, मांग की लोच है, तमाम टॉपिक है। तो स्टेप टू स्टेप सब कुछ पढ़ना है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि मांग होता क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज डिमांड। मांग मांग मतलब मांगना होता है कुछ, मांग से मतलब मांगना होता है नहीं। मांगना अलग चीज है। इकोनॉमिक्स में मांग का मतलब, डिमांड का मतलब होता है खरीदना। मतलब जब हम किसी वस्तु को उसकी कीमत अदा करके लेते हैं, किसी वस्तु को उसकी प्राइस पेमेंट करने के बाद हम खरीद रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो उसे मांग कहते हैं। अगर हम दुकान में कहते हैं, हम दुकान में कह रहे हैं कि ये पेन कितना है, उसने कहा 10 रुपये का दे दो, दे दो मतलब आप डिमांड कर रहे हैं, अब मांग रहे, क्योंकि आप उस कीमत की प्राइस अदा करने के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर डिमांड का मतलब हमें समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्लियर एंड कट बोलता है कि यहाँ पर कीमत का होना अनिवार्य है, समय का होना अनिवार्य है। तो चलिए, मांग क्या होता है, इससे रिलेटेड मांग का नियम क्या होता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, वो सब कुछ देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे मांग के अर्थ से। देखिए, मांग शब्द की बात जब भी करते हैं तो मांग कहाँ से आता है, जब हम किसी को खरीदेंगे। लेकिन वो खरीदना कहाँ से आता है, सबसे पहले हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो मांग का उत्पन्न इच्छाओं से होती है। इच्छाएं, हमारे मन में अनंत इच्छाएं हैं। हमारा मन मस्तिष्क तमाम इच्छाओं से भरा पड़ा है। हमें विदेश घूमने जाना है, हमें बड़ा सा बंगला है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट वर्जन का जो है आईफोन होना चाहिए। तमाम हमारी सोच है, हमारी इच्छाएं, हमारा मन कभी नहीं मरता है। हमारे मन में डेली कुछ ना कुछ नया पकता रहता है, डेली हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ख्याली पुलाव बनता रहता है। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं कभी खत्म हो नहीं सकती और मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आगे काम करता है। हालांकि सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके लिए इतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब मनुष्य के पास संसाधन आ जाते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में संसाधन वर्ड यूज होता है किससे, धन से, पैसों से। जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो उसकी आवश्यकता बन जाती हैं। क्या बन जाती है, आवश्यकता। हमें ये चाहिए, हमें तो ये खरीदना चाहिए क्योंकि अब पैसे है। एग्जाम्पल देता हूं, 10,000 की सैलरी है और 10,000 की सैलरी में हम क्या करते हैं, डेली ऑटो में काम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है। ठीक है, अब हमारे यहाँ प्रमोशन हो गया और हमारी सैलरी अब होगी 25,000। तो 25,000 सैलरी हो गई क्योंकि हमारे पास अब इनफ पैसे हैं। 10,000 में गुजारा कर रहे, तब 15,000 बढ़ गए। अब ऑटो से जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इतने पैसे, हम सोचते हैं कि आराम से ईएमआई में अब क्या ले सकते हैं, एक बाइक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक बाइक ले सकते हैं। तो बाइक हमारी जरूरत बन जाएगी। भले अभी खरीदा या नहीं खरीदा वो बात की बात है, लेकिन हम कहेंगे यार बाइक, ऑटो में लेट पहुंच रहे हैं, बहुत भीड़ है, बदबू है, तमाम नहीं है, क्योंकि आपके जेब में पैसा, जब पैसा नहीं था अब आराम से इत्मीनान से ऑटो में चल रहे थे। अब हमारे पास पैसा आ गया तो ऑटो में खामियां आ रही हैं। ऑटो हमारे लिए चुभने लगा है क्योंकि हमें पता है कि हम गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे तो उन्हीं में से कुछ इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाती हैं। तो जिसको बोलते हैं बेसिक नीड, जो है पूरा वो तो करना ही करना है, लेकिन उसमें से कुछ आवश्यकता वांट बन जाती है। अब उस जरूरतों को, इस धन को जब भी हम क्या करने, हम जब भी व्यय करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वी आर रेडी टू एक्सपेंड। हमारे पास पैसे, अब हमने कहा हमें बाइक चाहिए, आवश्यकता बन गई। अब बिना बाइक के काम चल नहीं रहा है। हम जो है कहाँ गए, हम शोरूम में गए। शोरूम में कहा कि भैया बाइक दे दो, कितने का, उसने कहा इतने का है, इंस्टॉलमेंट बना दिया। हमने कहा चलो ठीक है, 8,000 का इंस्टॉलमेंट, आराम से बाइक ले लेते हैं। जब आप शोरूम में जाके खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसका मतलब, उसको क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। तो मांग का सिंपल मतलब होता है, सिंपल अर्थ होता है कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक और योग होता है, तो उस मांगी गई मात्रा,
मांगी गई मतलब जब वो खरीदता है, योग्य है, इच्छुक है, अब खरीदना चाहता है, दुकान में पहुंच के आप कहा भैया दे दो, तो उस मांगी गई मात्रा को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं, डिमांड। इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स के बाद हमें पता चला कि जब हम मांग का मतलब पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ 5 पॉइंट का होना कंपलसरी है। सबसे पहले हमारे मन में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा ही नहीं है तो मांग तक हम पहुंच ही नहीं सकते। जब इच्छा है से ही मांग का जन्म होता है। तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए। अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। पैसे भी तो होने चाहिए, खाली इच्छाओं का नहीं। जैसे मेरे मन में इच्छा है कि मैं तो एक बहुत बड़ा फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो सकता ना, वो इच्छा ही रह जाएगी क्योंकि पैसे नहीं है। अब साधन चाहिए। जैसे हमारे साधन हो जाते हैं, साधन को व्यय करने की तत्परता। मेरे मन में पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, वो खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पैसे को हम खर्च करना चाहते हैं, मतलब व्यय करने की, एक्सपेंड करने की हमारे अंदर लालसा है, तत्परता है, और उसके बाद जब हम चलो ठीक है खरीदते हैं, खर्च करने के लिए तैयार हो गए, अब देखेंगे उस संबंधित वस्तु की कीमत कितनी है, और जब उस कीमत एक निश्चित समय पर हम कीमत को देखते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? मांग। मतलब किसी वस्तु की निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर जो हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तो मांग। तो इन 5 शब्दों का होना अनिवार्य है मांग शब्द को पूरा करने के लिए। अब इसी चीज को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है प्रोफेसर J.S. मिल्क के। उन्होंने कहा मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। मतलब वह मात्रा जो वस्तु की एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है उसे मांग कहते हैं। और बेनहम ने कहा किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है, क्वांटिटी है, जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी वस्तु की निश्चित कीमत अगर अदा कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? मांग हो जाती है। अब मांग हम करते हैं तो मांग के प्रकार समझना पड़ेगा। मांग मतलब वस्तु को खरीदना। अब वस्तु खरीदना अर्थशास्त्र के अनुसार इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 वर्ग होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है बाजार मांग। तो जब हम व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं तो व्यक्तिगत मांग का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को एक विशेष कस्टमर, एक व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है। मतलब जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की निश्चित कीमत निश्चित समय पर अदा करने के लिए तैयार होता है, खरीदने के लिए तैयार होता है, तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। लेकिन जब बाजार मांग की बात करते हैं तो एक बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता मौजूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो सभी उपभोक्ता मिलके वस्तु की जो कुल मात्रा की मांग करते हैं उसे बाजार मांग कहते हैं। मतलब एक वस्तु की वह मात्रा जिसे बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता दी गई संभव अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। जब एक उपभोक्ता खरीदता है तो व्यक्तिगत मांग बोलते हैं। तो बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता वस्तु की निश्चित मात्रा खरीदता है, उसे बाजार मांग कहते हैं। अब यहीं से निकल के आता है मांग तालिका या मांग अनुसूची। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदे जाने वाली, मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को अगर हम एक तालिका यानी कि एक टेबल यानी कि सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे मांग सारणी कहते हैं। क्योंकि मांग 2 प्रकार का है, एक व्यक्ति के द्वारा मांग और सभी व्यक्तियों, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांग, बाजार मांग। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मांगी गई मात्रा को जिस तालिका में दर्शाते हैं तो व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जहां पर वस्तु की क्योंकि कीमतें बदलती रहती हैं तो अलग अलग कीमत पर उपभोक्ता अलग अलग मांग करता है। उपभोक्ता कम कीमत पर ज्यादा मांग करेगा और ज्यादा कीमत पर कम मांग करेगा। उसी प्रकार से ये तो उपभोक्ताओं की एक क्या है, आदत है, एक बिहेवियर है। हम हमेशा महंगी चीजें कम खरीदते हैं और सस्ती चीजें ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है। अब एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई अलग अलग मात्रा को जिस तालिका में दर्शाते हैं तो उसे मांग तालिका, मांग सारणी, मांग सूची, डिमांड टेबल, डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। वहीं पर बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जो कुल मांग की जाती है, विभिन्न संभव कीमतों पर मांगे जाने वाली सभी मात्रा, मान लीजिए बाजार में 2 उपभोक्ता है X और Y,
उन संभव कीमतों पर एक्स और वाई जितनी मात्रा खरीदेंगे, एक्स ने इतना खरीदा, वाई ने इतना खरीदा, दोनों का योग जो होता है उसे बाजार मांग। अब इसको टेबल की तरह में प्रस्तुत किया, इसे मांग तालिका कहते हैं। अब तालिका को चित्र के रूप में भी दिखाना होता है। तो जब वस्तु की संभव कीमतों पर उसकी मात्रा को दर्शाते हैं तो मांग तालिका कहते हैं। उसी तालिका का जब चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं, एक रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं जो कि एक विपरीत संबंध दर्शाता है, उसे हम मांग वक्र, डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। और मांग तालिका दो प्रकार के होने के कारण यहाँ पर मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है। एक है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र केवल एक व्यक्ति की मांग को दर्शाता है, जहां पर एक व्यक्ति किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम मांग वक्र की बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक तालिका का चित्र के रूप में प्रदर्शन होता है। जब हम मांग वक्र बनाएंगे तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा कि जो वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को लिखेंगे, यहाँ पर वस्तु की कीमत, और एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांग की मात्रा को लिखेंगे, यानी क्यू ये हो गया और ये हमारा पी हो गया। ठीक है, अब कीमत देखिए दो दो के गैप में है और मांग की मात्रा 10-10 के, तो यहाँ पर कीमत को यूनिट के साथ दर्शा दीजिए। यहाँ पर ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, और यहाँ पर मांग की मात्रा 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। जब वस्तु की कीमत 10 थी, मांगी जा रही थी 10 यूनिट। वस्तु की कीमत 10, मांगी जा रही है 10 यूनिट। यहाँ पर वस्तु की कीमत 8 है, मांगी जा रही है 20 यूनिट। वस्तु की कीमत 6 है, मांगी जा रही है 30 यूनिट। वस्तु की कीमत 4 है, मांगी जा रही है 40 यूनिट। और वस्तु की कीमत 2 है तो मांगी जा रही है 50 यूनिट। अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से आप ये स्केल का यूज करेंगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया तो इस तरह से बन रहा है। तो ये हो गया हमारा मांग वक्र। ठीक है, ये मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है। इसी प्रकार में बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की मांगों को जब हम जिस वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे बाजार मांग वक्र है। हमारे बाजार में कितने उपभोक्ता इस टाइम? 2, एक्स और वाई। अब दोनों की मांग की कुल मात्रा को इस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही है, यहाँ पर मांग की मात्रा, सॉरी वस्तु की कीमत, और यहाँ मांग की मात्रा को दर्शाएंगे। कीमत वही है 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ हो गया 12। ये हो गया हमारा 0 या फिर मूल बिंदु या फिर कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और यहाँ दर्शाएंगे बाजार मांग की मात्रा 15, 30, 45, 60, 75। यहाँ लिख लो आप, ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75 और ये हो गया 90। अब इस प्रकार से एक सीधी रेखा बन के तैयार हो जाती है हमारी। यहाँ पर ये हो गया 15 और ये हो गया 75। इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा बाजार मांग वक्र। ठीक है, समझ में आ गया, ये मांग वक्र हो गया। जब हम मांग वक्र को समझते हैं तो उसके बाद पॉइंट आता है मांग फलन, क्योंकि मांग वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगे गई मात्रा को दर्शाता है। तो बात यह है कि केवल कीमत को देख के ही वस्तु हम लोग चीजों को खरीदते हैं। क्या आप बाजार में जाते हैं, ये कितने का है, दे दो, ऐसा ही होता है क्या? नहीं। हम चीजों को खरीदने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे हमारी इनकम कितनी है, हमारी जरूरत इस वस्तु की कितनी है। ठीक है, तमाम बातें, क्या इस मौसम में ये चलेगा या नहीं चलेगा, कई सारी बातें। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की खरीदने की मात्रा बहुत सारे अलग अलग कारणों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर टर्म आया है मांग फलन, डिमांड फंक्शन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, वस्तु की मांग उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच के जो संबंध
को मांग फलन का नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रोफेसर वाटसन ने भी कहा है, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं और उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध होता है। हम तमाम दिमाग में तमाम बातें सोचते हैं, क्योंकि मांग दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग और एक बाजार मांग। उस प्रकार से मांग फलन को भी दो कटे बांटा जाता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग फलन। जब एक व्यक्ति, एक पार्टिकुलर इंसान, एक इंडिविजुअल पर्सन की मांग को जो प्रभावित करते हैं कारक, उन सब के बीच के संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। जैसे मैं अगर बाजार जाता हूं तो मैं किन किन चीजों से प्रभावित होता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत क्या है, ठीक है, मेरी आय कितनी है, मुझे क्या पसंद है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी आदत क्या है। भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो आज ले लो, अब भविष्य में वस्तु की कीमत घटने वाली है तो कल ले लेंगे। तो वो सब कुछ जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, वस्तु की खुद की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की खुद की आय, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, ये सभी कारक व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। जबकि बाजार में बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी मात्रा के बीच के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत, वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, ठीक है, उपभोक्ता की आदत, पॉपुलेशन, आय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, गरीब एरिया है, अमीर एरिया है, तो ये सारी बातें। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि मांग फलन में बेसिकली क्या क्या आता है। मांग फलन में आता है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है मांग ज्यादा होगी, जनसंख्या कम होगी तो मांग कम होगी, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आशाएं, आय का वितरण, ये सभी चीजें क्या होता है, मांग को प्रभावित करते हैं और मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसे में क्वेश्चन हमसे बात पूछा जाता है, मांग के निर्धारक तत्वों की बताइए, या फिर मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की बात करते हैं। सबसे पहला है वस्तु की उपयोगिता। जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ज्यादा होती है उसकी मांग भी उसकी ज्यादा होती है। जैसे हम बात करते हैं दूध की, दूध हर घर की जरूरत है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को दूध की आवश्यकता है। दूध से तमाम प्रोडक्ट बनते हैं, दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, दूध से बहुत सारे ड्रिंक बनते हैं, दूध से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे खाने पीने का सामान बनता है, पनीर, खोया वगैरह सब कुछ। तो दूध की मांग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये यूजफुल है। वहीं पर अगर बात करते हैं कुछ दूसरी चीजें जिसकी मांग कम होती है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं टिंडा, टिंडे की मांग कम होती है क्योंकि लोग पसंद कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपयोगिता क्या है, आय स्तर, लोगों की आय अगर ज्यादा होती है ऑटोमेटिक उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। लोगों की इनकम कम होगी, खर्चे कम है, हमारी इनकम कम है, हमारे खर्चे कम होते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है। अब इनकम का, मांग और आय का क्या संबंध है, अगर ये पता करना है तो बेटा आप कभी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, पता चल जाएगा। शॉपिंग मॉल में जाके देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों को लेके आ गए और साथ में बच्चे के पास भी एक ट्रॉली है, खुद के पास भी एक ट्रॉली है और सामान ट्रॉली में भरा पड़ा होता है। ये जो पसंद करते हैं इसका मतलब उनकी इनकम ज्यादा है। भाई पर हम लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जाते हैं, सामान देखते हैं, प्राइस देखते हैं, अगर पसंद आया बजट में बैठा तो ले लिया, लास्ट में कुछ भी पसंद नहीं होता, एक नमकीन का पैकेट या एक बिस्किट का पैकेट लेके निकल जाते हैं। तो ये होता है आय, ठीक है। हमारी डिमांड हमारे आय से प्रभावित होता है डायरेक्टली। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम डिमांड नहीं करेंगे, नहीं खरीदारी करेंगे। पैसे हैं तो भर भर के खरीदेंगे। शॉपिंग मॉल में जाओ, सारा का सारा मामला समझ में आ जाएगा। धन का वितरण, जिस एरिया, धन का वितरण मतलब अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। भाई गरीबियों को बस पैसे नहीं है तो गरीबों की डिमांड कम होती है, अमीरों का पैसा ज्यादा है डिमांड ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाके देखिए, वो आए दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाएंगे, शॉपिंग मॉल चले जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे, कहीं पिकनिक मनाने चले जाएंगे, घर में दावत पर रहेंगे, पार्टी करेंगे, बर्थडे करेंगे, ससुर का बर्थडे, मम्मी का ससुर का बर्थडे, ये वो तो हम करते रहते हैं। गरीब के पास केवल आज पेट कैसे भरे और कल की चिंता होती है, तो वो फालतू खर्चा नहीं करते। खर्चा नहीं करते मतलब मांग नहीं करते। खर्चा और मांग दोनों ही एक परिपाटी पे चलने वाली चीजें हैं।
वस्तु की कीमत डायरेक्टली, जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होती है उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। प्याज की कीमत 200 रुपए किलो, प्याज को आधा किलो पाव किलो खरीदेंगे, अभी 20 रुपए 25 रुपए किलो है तो भर भर के खरीद रहे हैं। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु के मतलब होता है जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सी वस्तु है। जैसे अगर हम चाय पीते हैं 10 रुपए की है तो कॉफी की कीमत अगर 15 रुपए हो गई तो अगर कॉफी दे दो, चाय की मांग कर मुझे, मतलब जो चीजें दूसरी वस्तु से प्रभावित होती है उसकी मांग। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, ये सब चीजें भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है भविष्य की कीमतें। अगर हमें घर बनाना है, सीमेंट सरिया का रेट पूछते हैं, भैया आज कितने का इतना है, अरे आने वाले वो तो अभी मत खरीदो, 2 महीने के बाद कीमतें घटने वाली है तो हम 2 महीने बाद खरीदेंगे। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है या घटने वाली है उससे डायरेक्टली हमारा वर्तमान मांग प्रभावित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम बढ़ेंगे मांग के नियम। मांग का क्या नियम है? मांग का बस एक ही नियम है। मांग का नियम सीधा संबंध बताता है वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच में, और मांग का नियम दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध को बताता है। और ये कहता है, इसे खरीद का पहला नियम कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु खरीदने जाते हैं सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देते हैं कि कीमत कितनी है, और उस कीमत के अकॉर्डिंग हमारे पैसे जेब काम करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब होता है वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच में, वस्तु कीमत के बीच में परस्पर संबंध को। अब वो संबंध कैसा होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब होता है मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, जिसको सेटेरस परिवश कहते हैं, अन्य कारक। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया तो सेटेरस परिवश क्या होता है? किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कीमत को छोड़ के उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय स्थिर होनी चाहिए, ठीक ना, और आय के वितरण में कोई प्रभावित नहीं होना, रुचि, फैशन, आदत सब बराबर होना चाहिए। केवल अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये हम पर, आप पर समान रूप से सब पर लागू होता है। तो इसी को ही मांग का और एक सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, कि वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के यहाँ पर स्थिर होना चाहिए। अगर वो नहीं बदलते तभी ये नियम काम करेगा, तो ऐसे में जानना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मांग का नियम ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग कम करेंगे। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती चली जाती है उसकी मांग हमारी बढ़ती चली जाती है। इसी मांग के नियम के कारण जो मांग वक्र होता है वो ऊपर से नीचे, ये कीमत ज्यादा है तो मांग की मात्रा कम है, कीमत हमारी कम हो गई घट के तो मांग की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? मांग का नियम। और जो क्या बताता है? जो बताता है कि ऋणात्मक संबंध होता है, उल्टा होता है मामला हमेशा कीमत और मांग के बीच में। अब ऐसे में हमें ये पता चाहिए, ये नियम मैंने कहा अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत, प्रचलन, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की बाजार कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इन सभी कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी केस में मांग का नियम लागू होता है। लेकिन क्या हर जगह मांग का नियम लागू होता है? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अपवाद है, एक्सेप्शंस है जहां का मांग का नियम लागू नहीं होता है। कैसे? सबसे पहले अगर भविष्य में के वस्तु की कीमत की संभावना हमें पता चल जाए तो मांग के नियम का कोई मतलब नहीं होता है। अगर भविष्य में लगता है कि वस्तु की कीमत में कमी आने वाली है, दुकानदार भले कहे आज 10-15% डिस्काउंट पे ले लो, हम नहीं लेंगे, हमें पता है उससे ज्यादा कमी तो बाद में आएगी, मांग का नियम लागू नहीं हुआ। जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, जो लोगों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एसी हो गया, जैसे हम बात करते हैं आईफोन हो गया, हम बात करते हैं डायमंड की बात करते हैं, या लग्जरियस आइटम्स की बात करते हैं, ये जितनी ज्यादा महंगी होती हैं लोग उतना ज्यादा खरीदते हैं। यहाँ पर मांग का नियम नहीं होगा, क्योंकि लोग, मांग का नियम के तहत सस्ती चीजें ज्यादा खरीदा जाता है। लेकिन जब बात होती है प्रतिष्ठा से, रिस्पेक्ट से, सम्मान से, लग्जरियस से, तो वहां पर मांग का नियम काम नहीं करता है।
उपभोक्ताओं की अज्ञानता। अगर लोगों को कीमत के बारे में पता नहीं है, लोगों को बाजार के बारे में पता नहीं है, लोगों की खरीदारी के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कीमत पर ध्यान नहीं देता है। खासकर मर्द जाति से मांग का नियम लागू, क्योंकि वो जाता है कितने का, दुकानदार कहते हैं 500 का, या थोड़ा देख लो, ठीक है 10% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है तो हो गया। जबकि महिलाएं बड़ा अवेयर रहती इस मामले में, हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, दुकानदार का 500 का, नहीं 200 से ज्यादा नहीं देंगे, दुकानदार का नहीं मिला मत तो निकल जाएंगी, दुकानदार कहती 200-300 का, तो महिला हमारी कहती नहीं 250 में देना है, दो लास्ट, तो 500 का सामान 250 में खरीद लिया, और हम लोग क्या करते हैं 500 का सामान 450 में खरीद के लेके आते हैं, 50 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मामला ये होती है अज्ञानता, ठीक है। लास्ट है गिफिन। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घटिया क्वालिटी होती है, उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसी वस्तु की कीमत की कम होने से इसकी मांग भी, जैसे मोटा अनाज है, मोटा अनाज यानी कि मोटा दाना, मोटा चावल वही लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है। उस वस्तु की चावल की कीमत और भी कम हो तो लोग कहते हैं तो और भी बेकार है, तो सामान्य लोग उसको नहीं खरीदते हैं। तो गिफिन वस्तु मतलब घटिया क्वालिटी की निम्न स्तरीय वस्तु, उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है, तो हालांकि मांग वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक ही वीडियो में अगर एक दिन में अभी फिलहाल समझ आती तो मैं वन शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में समझना है, एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मांग कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ मांग में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, और मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा तो अभी लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। पीडीएफ चाहिए तो चले जाओ, यहाँ पर वेबसाइट है मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी डाउनलोड कर सको कर लो। थैंक यू एंड बाय।